गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और चैप्टर नंबर 5 में 2 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं अपन। लास्ट जो अपन ने टॉपिक पढ़ा वो अपवाह वेग पढ़ा था। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। अपवाह वेग होता क्या है, अपन ने क्या किया था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात करी थी। यदि कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है, मुक्त अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील अवस्था में होता है। ठीक है, तो जैसे कोई पात्र है, इस पात्र में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। यदि इन पर कोई बल नहीं लग रहा तो ये ब्राउनियन गति करते हैं। ब्राउनियन गति से मतलब ये अनियमित रूप से सभी दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इस पात्र में अपन नेट वेलोसिटी देखें तो नेट वेलोसिटी को क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। इस तरीके से कहेंगे ये वाला पार्टिकल इससे टक्कर कर जाए या इससे टक्कर कर जाए, इससे टक्कर कर जाए, तो टक्कर करने के पश्चात उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होता है, जिसके इसकी वेलोसिटी के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसका नेट वेग जो हो जाता है वो क्या होता है, 0 होता है। यदि इसी पात्र पर अपन क्या करें, बाह्य विद्युत क्षेत्र E अप्लाई कर दें। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एडजस्ट हो जाते हैं। देखो आपके लिए ये चीज़ बता दें, यदि जो धनावेश होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, जो ऋणावेश होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है। इसको मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। अपन इस परिपथ की बात करी है, अपन ने छोटी क्लासों में ऐसा परिपथ पढ़ा होगा जहाँ एक प्रतिरोध, एक कुंजी और एक बैटरी लगी हुई होती है। ठीक है, तो बैटरी का ये वाला सिरा पॉजिटिव, इस वाले सिरे को अगर नेगेटिव कहें तो धारा की तुरंत दिशा दिखाते हैं अपन कहाँ से कहाँ की ओर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर धारा की दिशा होती है। यदि धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव मैंने इधर दिखा दी, ये धारा की दिशा दिखा दी मैंने आई। अब अपन ऐसा कहते हैं कि जो पॉजिटिव से चला तो वो कौन चलेंगे, धनावेश चलेंगे, या दूसरे रूप में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन, धारा कहते हैं। धारा की जो दिशा प्रदर्शित करते हैं वो धनावेश पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा जो होती है वो किसकी दिशा होती है, धारा दिशा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ, इस तरफ आ रहे होंगे, तभी धारा इस वाले डायरेक्शन में जारी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा जो है वो किसकी दिशा है, धारा की। तो अपन ने यहाँ पर क्या लगा रखा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही ये विपरीत दिशा में एडजस्ट हो जाएंगे उस स्थिति में क्या प्रवाहित हो जाएगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी और इनका नेट वेग भी होगा। इसी नेट वेग को नाम देते हैं क्या, अपवाह वेग। V सफिक्स में अपन ने लगा रखा है D। अपवाह को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, और वेग को कहते हैं अपन वेलोसिटी। पूरा नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग। इसी को अपन आधार बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम एक संबंध निकालना चाह रहे हैं। संबंध का नाम है अपवाह वेग तथा धारा में संबंध। अपने जो संबंध का नाम है वो क्या है, अपवाह वेग तथा धारा में संबंध। धारा को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे, I से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवाह वेग को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे, VD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो संबंध आना किस किस में चाहिए, अपवाह वेग और धारा में एक संबंध आना चाहिए। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक नलिका ले रहे हैं। माना एक नलिका है और नलिका की आकृति जो है वो कैसी है, बेलनाकार है। माना इस नलिका की लंबाई L और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। जैसे अपन बेलनाकार बात करें, ये चौक जो बोले वो किस तरीके की है, बेलनाकार है, तो इसकी एक लंबाई भी है इस तरीके से, और इसका ये वाला जो सिरा है
ये वृत्ताकार आकृति का दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल भी होगा, इसे अपन क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये जो वृत्ताकार सिरा है ये क्या होगा, इसका ए होगा। ये वाला सिरा ए है तो ये वाला सिरा भी क्या होगा, ए ही होगा। अपन क्या करते हैं, माना इस बेलनाकार पात्र में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा गया है। जैसे ही अपन इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी निश्चित वेग को अपवाह वेग कहते हैं। क्या कहेंगे अपन, इसी निश्चित वेग को अपवाह वेग। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इस पात्र में जो अणु है वो किस वेग से, अपवाह वेग से गति कर रहे हैं। अब चूंकि ये बेलन की आकृति है, इलेक्ट्रॉन अंदर हैं, अंदर की हम बात करें तो आयतन बनेगा। ठीक है, तो अपन जैसे कहें कि इतने आयतन में, ये तो क्षेत्रफल हुआ, इसकी चौड़ाई भी आ रही है और इतनी लंबाई बन जाएगी, तो इतना पोर्शन क्या होगा, आयतन बन जाएगा। ठीक है, जब अपन एक छोटे आयतन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं, जैसे इतने आयतन में अणुओं की संख्या कितनी है, तो अपन देख रहे हैं जैसे अपन इस चित्र के अनुसार काउंटिंग लेके चले, कितनी है, 3। तो छोटे से आयतन में अणुओं की संख्या कितनी है, 3। इसको बोलते हैं प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या। संख्या को अपन 2 से व्यक्त करते हैं, एक तो स्मॉल एन से व्यक्त करेंगे, एक कैपिटल एन से व्यक्त करेंगे। कैपिटल जो एन होगा वो इस पूरे के पूरे बेलन के अंतर्गत उपस्थित अणुओं की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करेगा। फिलहाल अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो कैपिटल एन जो होगा वो किसको, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करेगा, और स्मॉल एन जो होगा वो प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करेगा, जिसका मान होगा वो कैसा होगा, कम होगा। इनमें से अपन क्लियर बता सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ इतना सा पोर्शन प्रति एकांक आयतन, कंप्लीट पोर्शन अपन ले लें तो वो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करेगा। तो स्मॉल एन छोटा होता है, कैपिटल एन बड़ा होता है। उसी हिसाब से अपन कहते हैं कि माना नलिका के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या स्मॉल एन है तथा नलिका का आयतन v है। देखो वेलोसिटी अलग चल रही है, आयतन अलग चल रहा है। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं और वॉल्यूम को अपन किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल V से। आप ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जब भी कभी मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से स्मॉल v बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जब कभी भी वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम को अपन कैपिटल V से व्यक्त करेंगे। हालांकि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल रही है, इसलिए स्मॉल v बना के उसके सफिक्स में अपन क्या लगा के चलेंगे, d लगा के चलेंगे। तो अपन यहाँ से एक संबंध कह सकते हैं, स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन v। v यहाँ पे क्या है, आयतन होगा, तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू v कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ से अपन ने क्या निकाल ली, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अपन ने मान ज्ञात कर लिया, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है, हमको जो निकालना है वो अपवाह वेग और धारा में संबंध निकालना है। धारा में संबंध निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आवेश चाहिए होगा, और तो अपन सबसे पहले किसकी बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कंप्लीट नलिका में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहे हैं, जिसे अपन किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल Q से व्यक्त करेंगे। कैपिटल Q से व्यक्त करें तो Q बराबर अपन चैप्टर नंबर 1 में एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे। Q बराबर क्या होता है, NE, आवेश का संरक्षण। ठीक है, आवेश के संरक्षण नहीं, क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक निश्चित राशि के पूर्ण गुणज होती है, या आवेश की मात्रा एक निश्चित राशि के पूर्ण गुणज होती है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 अपन ने इस तरीके से लिया था। तो अपन ये कह सकते हैं कि नलिका में प्रवाहित आवेश कितने हो गए, Q बराबर NE। समीकरण नंबर 1 को इस पर अप्लाई कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 को इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो स्मॉल n VE ये बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ साथ के साथ बात करेंगे, यदि नलिका की लंबाई कैपिटल है
नलिका में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वेग Vd है, तो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉनों को लगने वाला समय, ठीक है, या आवेश के प्रवाह में लगने वाला समय। मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल चुका क्या है। यदि नलिका की लंबाई कैपिटल L है, नलिका में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग अपवाह वेग Vd है, तो इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने में लगा समय, ठीक है। तो समय बराबर अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, समय दूरी और चाल में समय बराबर दूरी बटे चाल। समय को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, t से। दूरी हमारे जो चित्र बनाए हैं उसमें ले रखी है कितनी, l, और चाल अपन जो है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसको अपन किससे व्यक्त कर रहे हैं, Vd से व्यक्त कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं धारा को परिभाषित करने के लिए अपन क्या लिया है, Q लिया है, ठीक है। हम जानते हैं धारा I बराबर क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर, I बराबर Q/T, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन यहाँ से क्या लेके आएंगे, धारा लेके आएंगे। समीकरण नंबर 2, चलो आगे लिखते हैं। अतः नलिका में प्रवाहित धारा I बराबर Q/T, वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं। I बराबर Q का मान है NVE, जहाँ N प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, V वो आयतन है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहे हैं, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, बटे T की वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं। T बराबर क्या है, L/Vd। सॉल्व करते हैं इसको। I बराबर N, ध्यान दीजिए, V मैं इधर लिख देता हूँ। V अपना जो है वो क्या है, आयतन है। हम जानते हैं आयतन क्षेत्रफल और लंबाई का गुणनफल होता है, ठीक है। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना ले रखा है, A ले रखा है। पूरी नलिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो रहेगा वो क्या रहेगा, A ही रहेगा। देखो ये समान चौड़ाई की नलिका है, पूरी नलिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, A ही है। लंबाई कितनी है, L। यदि अपन को नलिका का आयतन चाहिए तो एक तो वो लगा सकते हैं कि बेलन का आयतन, और एक दूसरा तरीका यहाँ से लगा सकते हैं, यदि क्षेत्रफल का मल्टीप्लिकेशन किससे कर दिया जाए, लंबाई से कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। तो ये वैल्यू प्रतिस्थापित कर रहे हैं यहाँ पे, A/L/E/, इसको सॉल्व करेंगे। L नीचे रहेगा, Vd कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ आ गया क्या, Vd। L से L कैंसिल, बचा क्या, I बराबर NE/AVD। ये अपना संबंध आ गया किस किस में, धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, धारा आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अपवाह वेग आ रहा है। धारा और अपवाह वेग में संबंध कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यह धारा तथा अपवाह वेग में संबंध है। इसी को ही अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं, यदि, और कंडीशन लगाएंगे अपन यहाँ पे अप्लाई किए गए विद्युत क्षेत्र के हिसाब से। ये जो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हुए हैं ये किसके हिसाब से हुए हैं, इस विद्युत क्षेत्र के हिसाब से हुए हैं। नहीं, उससे पहले तो ये कैसी गति कर रहे थे, अनियमित रूप से गति कर रहे थे। तो अपन कंडीशन ये लगा रहे हैं, यदि धारा I नियत हो, तो धारा I नियत हो तो इस वाले समीकरण से क्या कह सकते हैं, NE/AVD इज इक्वल टू कैसा होगा, नियत होगा। और ये नियत होगा, N कांस्टेंट है खुद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E
इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ए नलिका का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल अपन ने कैसे ले रखा है, एक समान ले रखा है, कहीं भी क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं हो रहा। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं वी डी इज इक्वल टू कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, आया कहाँ से ये रिजल्ट? सबसे पहले अपन ने धारा और अपवाह वेग के मध्य में संबंध निकाला। धारा और अपवाह वेग के मध्य में संबंध निकाला तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो भी इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हुआ है वो किसके कारण एडजस्ट हुआ है, इस लगाए गए बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। तो अपन यहाँ पे कहेंगे यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान नियत है तो कौन नियत होगी, धारा नियत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इसी क्षेत्र के कारण है। और यदि धारा नियत है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये वाली चीज़ नियत होगी। और अगर ये नियत हो गया तो NEA कांस्टेंट है, इनको अपन कांस्टेंट के अपॉन में लेके जाएंगे, और कांस्टेंट में कांस्टेंट राशि का भाग देने पर रिजल्ट जो आता है वो अगेन कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं नियत बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवाह वेग का मान भी नियत रहता है। क्या कहेंगे, नियत बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवाह वेग का मान नियत रहता है। ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, किस किस के बारे में, अपवाह वेग और धारा के बारे में संबंध। मैं एक बार और अगेन रिवाइज करता हूँ अपन ने क्या क्या किया। सबसे पहले अपन ने ये कहा कि अपवाह वेग और धारा के मध्य में संबंध निकालने के लिए एक बेलनाकार नलिका की कल्पना करते हैं, और नलिका भी जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए। इसमें जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा लंबाई L है, इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में रखा गया है। नलिका को बाह्य विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में रखने से इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गतिशील हो जाते हैं, इसे इनका अपवाह वेग VD है। ठीक है, ये तो थ्योरी हुआ। माना प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, अतः स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन V, ये वाला आयतन है। तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू V, क्वेश्चन नंबर। यहाँ अपन कह सकते हैं अतः नलिका में प्रवाहित आवेश, अपन फॉर्मूला जानते हैं क्या, Q बराबर NE, Q बराबर NE अपन ने फॉर्मूला लगा लिया, यहाँ n की वैल्यू प्रतिस्थापित करी, क्वेश्चन नंबर 2। फिर अपन इसके लिए परिभाषित करेंगे, नलिका को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने। देखो इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ से प्रवाह दिखा रहे हैं और यहाँ से प्रवाह का कल्पना ऐसे कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जा रहे हैं, और जाने में माना ये कितना समय लेते हैं, T समय लेते हैं। तो अपने आप की दूरी कितनी तय करनी पड़ गई, इनको L दूरी तय करनी पड़ गई। वेग ऑलरेडी उनका कितना है, VD वेग है। तो अपन ये कहेंगे नलिका को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में T समय लगता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनों का वेग VD है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल का फॉर्मूला लगा दिया, समय को T से व्यक्त कर रहे हैं, दूरी उनकी L है, चाल कितनी है, VD है। समय आ गया, यहाँ आवेश है, यहाँ समय है, धारा यहाँ से ज्ञात कर लेंगे क्योंकि अपन को संबंध जो निकालना है वो वेग और धारा में संबंध निकालना है। I बराबर Q अपॉन T, आवेश के प्रवाह की दर जो है वो क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लगा दिया, वैल्यू प्रतिस्थापित करी और उसको सॉल्व कर दिया, अपने आप ही एक संबंध आ गया। वो संबंध क्या है, I बराबर NEA VD। ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, आगे कई स्थानों पर यूज आएगा। ठीक है, ये जो अपना है I बराबर NEA VD, ये कई जगह पे यूज आएगा, इसलिए अपन को ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी याद रखना है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे, एक छोटा सा संबंध और है इसी का ही। अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध। ठीक है, अपवाह वेग और विभवांतर में अपन को संबंध निकालना है। इसका मतलब विभवांतर को अपन V से व्यक्त करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्योंकि आयतन को भी अपन ने कैपिटल V से व्यक्त किया था, विभवांतर को भी अपन ने कैपिटल V से व्यक्त किया है। ठीक है, तो इनके संबंध अपन को थोड़ा सा जो अंतर है वो हेडिंग के अनुसार ही अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। है कुछ नहीं है, 4 लाइन का पूरा स्टेप कुछ भी नहीं है इसमें। विभवांतर को अपन V से व्यक्त करते हैं।
तो अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध ज्ञात करना है। हम जानते हैं क्या, एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था गतिशीलता वाला, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा था इसी नलिका की मैं बात करूँ, यदि विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि करते जाएं तो इन इलेक्ट्रॉनों के वेग के मान में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। और वहाँ पर अपन ने इस तरीके से कहा था कि इनका अपवाह वेग बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, और जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जो क्या है, म्यू है, ठीक है। और म्यू बराबर अपन क्या कह सकते हैं, VD अपॉन E कह सकते हैं। ये जो है वो सब कुछ जो चल रहा है वो किस में चल रहा है, वेग में चल रहा है। जहाँ म्यू नियतांक है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। और गतिशीलता जो होती है वो क्या है, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात है। तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज लेके चल रहे हैं जो अपन ने पिछले डेरिवेशन में या पिछले से पिछले डेरिवेशन में निकाला था। फॉर्मूला क्या है, चूँकि VD इज इक्वल टू म्यू E, तो अपन को विभवांतर में और अपवाह वेग में संबंध निकालना है। तो एक साइड तो अपवाह वेग आ गया, दूसरी साइड आ रहा है अपना E। इसी चित्र के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम जानते हैं विभव और विद्युत क्षेत्र में कोई संबंध होता है, ठीक है। उसी वाले फॉर्मूले से आप तो एक ही लेके चला करो, हालांकि कई बार निकाल चुके, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको एडजस्ट करते हैं, KQ डिवाइडेड बाई R इंटू R लिखेंगे तो KQ डिवाइडेड बाई R को एडजस्ट करते हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं, V/R, ठीक है। तो उसी तरीके से लिखेंगे हम E बराबर, अब जो ये V ले रहे हैं ये विभव होगा, ठीक है, V। R यहाँ पर दूरी है और अपनी जो दूरी है वो चित्र के अकॉर्डिंग कितनी है, L है, ना कि R है, V/L। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं VD इज इक्वल टू म्यू V अपॉन L। अपन ने म्यू की वैल्यू भी प्रतिस्थापित करी थी, E टो अपॉन M, जहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टो विश्रांति काल है और M उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या आएगा, VD इज इक्वल टू E टो अपॉन ML कैपिटल V। E कांस्टेंट राशि इलेक्ट्रॉन का आवेश, टो टक्कर करने में लगा कुल समय होता है, विश्रांति काल जिसे कहते हैं, ये भी कांस्टेंट होता है। M कांस्टेंट है, L दूरी फिक्स कर रखी है, नलिका की जितनी लंबाई होगी। परिवर्तन होगा, यदि विद्युत क्षेत्र परिवर्तित अवस्था में है तो V भी कैसा होगा, परिवर्तित अवस्था में होगा। तो अपन कह सकते हैं VD इज प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब अपवाह वेग विभवांतर के समानुपाती होता है। एक रिजल्ट अपन ने यहाँ से निकाल लिया। छोटा सा टॉपिक था अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध, जो क्या आ गया, VD बराबर म्यू E, ये अपन ने पहले संबंध था उसी से यूज लिया। E बराबर V अपॉन R अपन जानते हैं, लेकिन R की जगह पे अब अपन ने जो हमारे इसमें दे रखा है वो लिया है, वो क्या है, L है, V अपॉन L ले लिया। वैल्यू प्रतिस्थापित करी। गतिशीलता को अपन ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं, क्या होता है, E टो अपॉन M। इस वाले फॉर्मूले को भी बराबर से याद रखें, जैसे ये कहा था ना इसको याद रखें, ऐसे ही इसको भी याद रखें, ये भी बार बार अपना यूज आएगा। और यहाँ से अपन ने रिजल्ट दे दिया क्या, अपवाह वेग विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। ये अपने संबंध आ गए अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध। अपन देख रहे हैं यहाँ पे कई तरीके के फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए हैं, तो इनके आधार पर न्यूमेरिकल भी बनेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं। अपन न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है अपनी ही किताब का। एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश कैपिटल Q का मान T पर निर्भर करता है। आवेश जो है वो समय पर निर्भर कर रहा है, और किस प्रकार निर्भर कर रहा है, वो उसने एक संबंध दे रखा है, Q बराबर 4TQ प्लस 5T प्लस 6 कूलम। साथ ही उसने पूछा है T बराबर 1 सेकंड पर प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक तो धारा होती है I बराबर Q अपॉन T, अपन सिंपल फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन I बराबर Q अपॉन T जो फार्मूला होता है वो सिंपल धारा का फॉर्मूला है। यदि अपन तात्क्षणिक धारा पूछा जाता है तो किसी पर्टिकुलर समय पर बात की जाती है कि 1 सेकंड पे या 2 सेकंड पे या 4 सेकंड पे, और वो दे रखा है उसने कितने पे, T बराबर 1 सेकंड में। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला है I बराबर
dq अपॉन dt। आवेश में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। जब भी कभी भी ताक्षणिक का फॉर्मूला आए तो इस तरीके से अवकलन टाइप में लगाइएगा, ठीक है। और पार्टिकुलर किसी सेकंड पर बात कर दी जाएगी। सिर्फ अब अपन को करना क्या है, यहाँ पे q की वैल्यू प्रतिस्थापित करनी है। q की वैल्यू क्या है? 4dq प्लस 5t प्लस 6। इस वाले स्टेप का किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष हमको क्या करना है? अवकलन करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अवकलन को अलग अलग ऑपरेटिव करते हैं। d बटे dt 4dq प्लस d बटे dt 5t प्लस d बटे dt 6। हम जानते हैं जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, या होता है तो जीरो होता है। फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको अपन क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। परिवर्तित राशि क्या है? TQ। तो केवल अवकलन जो होगा वो किसका होगा? TQ का होगा। ऐसे ही यहाँ पे 5 को अपन बाहर निकाल देते हैं और जो अवकलन होगा वो किसका होगा? T का होगा। और किसी भी कांस्टेंट राशि का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? जीरो। यहाँ पर अपन वही x की पावर n के अवकलन का फॉर्मूला लगाते हैं। हम जानते हैं यदि कोई अवकलन इस तरीके से दे रखा हो d बटे dx x की पावर n, तो इसका अवकलन क्या होता है? घात आगे आती है n और x की पावर क्या होगा? n माइनस 1। लेकिन हमारा जो फलन है वो किस में दे रखा है? t में दे रखा है। और अवकलन भी जो हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है? t के सापेक्ष हो रहा है। तो अपना क्या आएगा? i बराबर 4, इसका अवकलन करेंगे तो घात आगे 3 और t की घात 3 माइनस 1 n माइनस 1 कितनी होगी? 2 प्लस 5। t का t के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस 0। तो यहाँ से रिजल्ट आया क्या? i बराबर 12t स्क्वायर प्लस 5। ताक्षणिक धारा के लिए फॉर्मूला अपन ने लगाया और उसके हिसाब से सॉल्व कर लिया। लेकिन अपन ने कहा कि ताक्षणिक जब भी पूछा जाता है वो पर्टिकुलर किसी समय पर पूछा जाता है। तो किस पर पूछ रहा है? t बराबर 1 सेकंड पर। t बराबर 1 सेकंड इस समीकरण में यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। t बराबर 1 सेकंड पर i बराबर 12 इंटू 1 का स्क्वायर। जहाँ t दिख रहा है अपन को t के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित कर दिया? 1 रख दिया प्लस 5। तो i बराबर कितना आया? 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। और मात्रक जो होता है वो इसका एम्पियर। तो आंसर जो आ गया अपना क्या? 17। बिल्कुल इजी सा स्टेप था, कुछ नहीं था। क्यू दे रखा है t बराबर 1 पर, धारा का मान पूछा है, सीधा फॉर्मूला लगाओ i बराबर dq बटे dt और उसी के हिसाब से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 1 गुना 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला। इसका मतलब एक तो दे दिया अपन को a, और a बराबर दे दिए 1 गुना 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर। तांबे के तार में 1.5 एम्पियर। इसका मतलब ये दे दिया 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल ज्ञात कीजिए, जहां तांबे के प्रत्येक परमाणु धारा प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन देता है। एक तांबे के परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है। तांबे का घनत्व रोह दे रखा है 9 गुना 10 की घात 3 किलोग्राम अपॉन मीटर की, तथा इसका परमाणु द्रव्यमान m 63.5 ग्राम, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं ZXA लिखते हैं A। तो किसी भी यदि परमाणु की बात करी जाए, अब अगर अपन मोल परिभाषित करना चाहें तो हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है वो किसको प्रदर्शित करती है? मोल को प्रदर्शित करती है। और मोल में जो संख्या होती है अणुओं की वो भी अपन जानते हैं कितनी होती है? 6.023 गुना 10 की घात 23। यहाँ पर अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 0.023 को इग्नोर करेंगे, तो 6 × 10 की पावर 23 अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। तो अपन देख रहे हैं कितने ग्राम दे रखे हैं अपन को?
63.5 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो कितनी होगी, जैसे जस्ट अभी अपन बताया, जैसे अपन कार्बन की बात करें, कार्बन का जो होता है वो क्या होता है 6C12 होता है, ठीक है। कार्बन के लिए यदि बात करें अपन क्या होता है 6C12, तो उसके लिए कहेंगे 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या आएगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर आएगी। ऐसे अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो क्या आएगी 8 और 16, तो ये होगी 16 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या वो किसके बराबर आएगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर आएगी। ऐसे ही कॉपर के लिए होती है, कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना 29 Cu, और जो द्रव्यमान होता है वो उसने दे के रखा है वो कितना 63.5, तो 63.5 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या किसके बराबर जाएगी, अपनी अवोगाद्रो संख्या के बराबर जाएगी। और अवोगाद्रो संख्या जो होती है वो 6.023 × 10⁻23 होती है। क्योंकि अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं 0.023 को छोड़ के चल रहे हैं, कंप्लीट संख्या ले ली है अपन ने 6 × 10⁻23। तो 1 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या यदि हमको 1 ग्राम में निकालनी है तो किसका, इस 63.5 का किस में भाग लगा दें, 6 × 10⁻23 में अपन भाग लगा दें तो क्या आएगा 63.5, ठीक है। उसने पूछा क्या है 9 × 10⁻3 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो इतने किलोग्राम में पूछा है उसने, तो अपन क्या करेंगे किलोग्राम के लिए सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जो अपन को यहाँ पर दे रखा है द्रव्यमान बटे आयतन दिया हुआ है, तो जब द्रव्यमान बटे में आयतन आ जाएगा, क्योंकि आयतन की कैलकुलेशन है, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या चल रही है, आयतन का कोई मतलब नहीं है, आयतन का मतलब नहीं है तो अपनी कैलकुलेशन आयतन बटे में चलता रहेगा। अगर अपन इतनी संख्या में लेके चलें या इतने द्रव्यमान में लेके चलें तो अपना क्या चलता रहेगा, आयतन चलता रहेगा। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे 9 × 10⁻3 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में उपस्थित, अब यहाँ से मीटर क्यूब में हटा रहा हूँ, अपन कहेंगे केवल 9 × 10⁻3 किलोग्राम में उपस्थित। अब ध्यान दीजिएगा, देखो क्या लिख रहे हैं, प्रति एकांक आयतन परमाणुओं की संख्या। ये जो मीटर क्यूब चल रहा है वो बटे में आ लिया, इसके बटे में आ लिया तो अपन क्या कहेंगे, अब जो बात हो रही है वो प्रति एकांक आयतन परमाणुओं की संख्या। अब तक अगर इसको लिख रहे थे कैपिटल एन, अब यहाँ बात चलेगी वो किसमें, प्रति एकांक आयतन में। प्रति एकांक आयतन लिखेंगे तो वो जो v है वो कहाँ चला गया, अपॉन में, इसलिए इसको लिखेंगे स्मॉल n। परमाणुओं की संख्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 × 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू, जब 1 ग्राम में इतना आ रहा है, इतने किलोग्राम में पूछा है वो भी ध्यान दीजिएगा, ग्राम में नहीं पूछ रहा, तो मल्टीप्लाई बाई पूरी डिजिट का हो जाएगा 9 × 10⁻3। अभी ध्यान दीजिएगा ये किलोग्राम, ठीक है। आप चाहो तो इसको ग्राम में बदलो, ग्राम में बदलोगे तो किसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 10⁻3 का या 1000 का मल्टीप्लिकेशन और करोगे। ये तो केवल और केवल जो आई है वैल्यू वो किसकी आई है, स्मॉल n की आई है। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, अपवाह वेग निकालना है, अपवाह चाल निकालना है। वीडियो हमसे पूछा गया है, तो अपन एक संबंध जानते हैं, I = NEA VD। I बराबर क्या पूछा है, NEA VD, और यदि हम VD बराबर निकालें तो I/NEA। देखो अपने क्वेश्चन में I का मान दे रखा है 1.5, n का मान जस्ट अभी अपन ने निकाल लिया। ये जो पूरी कैलकुलेशन की है वो n का मान निकालने के लिए किया। हमको एक स्टेप और करना है, यहाँ पर किलोग्राम दिया गया है, इसको अपन ग्राम में परिवर्तित करेंगे, और ग्राम में परिवर्तित करने के लिए अलग से 1000 का मल्टीप्लिकेशन और करेंगे, ठीक है। उसके बाद
एन यहाँ से ई का मान अपन जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जिसका मान दे रखा है कितना 10⁻⁻7। अपन प्रत्येक वैल्यू यहाँ पे ऑपरेटिव करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो आई का मान कितना है हमारा 1.5 एम्पियर अपॉन एन है प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या 6 इंटू 23 अपॉन 63.5 इंटू 9 इंटू 10⁻³ इंटू, देखो ध्यान दीजिएगा ये आंसर ग्राम में आएगा अभी अपना, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। और उसके बाद अपना ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उसके अलावा ए की वैल्यू अपनी कितनी दे रखी है 1 इंटू 10⁻⁻7। इस कैलकुलेशन को अपन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो किसका आएगा अपवाह वेग का आंसर आ जाएगा। अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या है अपवाह वेग अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। धन्यवाद।